ओके, सो ऑप्शन बी तू कह रहा है श्रेय, कैसे कह रहा है? मैंने तो इस तरह से सोचा कि रेडियस कम होगी तो फिर उसका डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इस तरह से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में भी देखें तो फिर एम मास बढ़ रहा है और रेडियस का स्क्वायर कम हो रहा है, तो वो इनवर्स स्क्वायर सीधा के सा ऐसा यही है ना कि आप तो सीधा सीधा वही देख लो ना, फोर्स या फिर जो जी का फॉर्मूला होता है, आप सीधा जी का फॉर्मूला देख लो। किसी भी प्लेनेट के लिए आप जो जी ऑन द सरफेस का फॉर्मूला देखते हो, क्या होता है? जी एम बाई रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ बोला गया है कि मास सेम है। जब मास सेम है और रेडियस कोलेप्स हो रहा है, कोलेप्स हो रहा है मतलब रेडियस कम हो रही है। जब रेडियस कम हो रही है तो जी इंक्रीज होगा। जी कैसे इंक्रीज होगा? इस तरीके से, स्क्वायर वाले की तरह इसके इंक्रीज होगा। इंक्रीमेंट के यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये इंक्रीज हो रहा है या ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट है, तो ऑप्शन शुड बी बी। कर्व वाला ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? सो ऑप्शन बी ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अगर कम होती है तो जी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट। सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मून? सेकंड। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। आर को वहां से मेजर किया। अब जानते हैं शेल के केस में जो फॉर्मूला बनता है, शेल के केस में ये इसका ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर सॉलिड स्फीयर होता तो ये वाला आंसर आ जाता, सॉलिड स्फीयर के केस में ये आंसर है, शेल के केस में, ठीक है। चलिए, ये वाला ग्राफ किस केस में बनता? ये वाला ग्राफ किसका है? कहाँ देखा है ऐसा ग्राफ? बोलो बोलो। ये कांस्टेंट और ये प्रोपोर्शनल टू 1/r, कहाँ देखा है ऐसा ग्राफ? दिस इज पोटेंशियल v ड्यू टू शेल। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और बाहर 1/r से डिक्रीज करता है। सो ये पोटेंशियल ड्यू टू शेल हो जाएगा, ठीक है। सो आपका यहाँ का आंसर जो है वो तो बी ऑप्शन है। पोटेंशियल पूछा होता तो सी ऑप्शन हो जाता। ये सॉलिड स्फीयर के केस में फॉर्मूलाज, ये ग्राफ सब आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए। दिस इज सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट। थर्ड ऑप्शन। तू क्वेश्चन पढ़ भी रहा है? हाँ सर, पढ़ गया। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ग्रेजुअली श्रिंक्स, कौन सा दीपांशु? थर्ड ऑप्शन। थर्ड? पक्का थर्ड? रिमेन्स कांस्टेंट? हाँ सर। अच्छा, आंसर कुछ और कह रहा है यहाँ पे। आंसर कुछ और कह रहा है, देखते हैं वापस। देखिए, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल gradually shrinks, maintaining its shape. The gravitational potential at the center. कांस्टेंट कैसे रह सकता है? हम्म, कांस्टेंट कैसे रह सकता है? कुछ भी बोलोगे। एक अरे हाँ सर, इंक्रीजेस इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑप्शन। शेल है भाई, शेल के केस में जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो होता है जी एम बाई आर, रेडियस नेगेटिव में, माइनस जी एम बाई आर। अब ये श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है मतलब रेडियस कम हो रही है, तो सरफेस पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आंसर शुड बी ए। क्या कर रहे हो भाई? नेक्स्ट देखो।
सैटेलाइट को लॉन्च किया इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस r है। सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया है 1.01 r। Second option. कौन सा? Second. नहीं मून नहीं सेकंड रुको बोला सर, क्या? second. नहीं सेकंड नहीं, कुछ और आएगा सर, रुको. तो मैंने ऐसे छोटी छोटी गलतियां करके और नेगेटिव करके आओगे ना, जूते मारूंगा मैं तुम्हें। आते हुए कॉन्सेप्ट्स गलत कर रहे हो तुम जल्दबाजी में, अच्छे से सॉल्व करो उसको। टाइम पीरियड का यहाँ पे डिफरेंस परसेंटेज फॉर्म में पूछा हुआ है, सेकंड ऑन फर्स्ट। First option. Sir, third option. मून कह रहा है फर्स्ट, दीपांशु कह रहा है थर्ड। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। मून तो जूते ही खाएगा, मैं सही बता रहा हूँ तुझे। तूने क्या गलती की यहाँ पे? T2 माइनस T1 बाई T1 करना होता है मेरे भाई, इंटू 100। आपको सेकंड का कंपेरेटिवली फर्स्ट पूछा गया है। देख क्या लिखा है, इज लार्जर देन द फर्स्ट वन। लार्जर देन द फर्स्ट, रेफरेंस इज फर्स्ट। जब फर्स्ट रेफरेंस है तो नीचे फर्स्ट को ले, ऊपर डिफरेंस को ले, इंटू 100 कर। देखो क्या कहना चाह रहा है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो होता है, मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, मुझे डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं वेलोसिटी के हिसाब से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी इज रूट ओवर gm बाई r। मुझे पता है टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r बाई v, क्योंकि टोटल 2 पाई r चलना पड़ता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई, और ये r ऊपर चला जाएगा तो r पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट gm। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे अपने पास है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो रेडियस है उसमें डिफरेंस आया है, तो टाइम पीरियड में ये चीजें तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ। ये मास ऑफ द अर्थ है, g है 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है। इस पे डिपेंड करेगा सीधा सीधा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो T1 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा r पावर 3/2 के, और जो T2 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1.01 r पावर 3/2 के। ये बातें यहाँ पे अपने पास है। अब अपने को चाहिए इनका डिफरेंस। सो T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू 100, ये अपने को चाहिए परसेंटेज डेल्टा T, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं T2 1.01 r पावर 3/2 माइनस r पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r पावर 3/2। तो देखो r पावर 3/2 सब जगह से कैंसिल हो गए। यहाँ से आपके पास बचा 1.01 की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 100, ये आपके पास बच रहा है। अब 1.01 माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करें? दीपांशु कैसे सॉल्व किया तूने? बाइनोमियल वगैरह. बाइनोमियल लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 1.1 प्लस 0.1 0.01, ये ऐसा है, पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3/2 टाइम्स 0.1 यानी 1.5 टाइम्स 0.1 0.01, ऐसा आ जाएगा ये, माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ देखो तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, इधर से बचा ये 100 मल्टीप्लाई करोगे बचा 1.5, तो 1.5% इज योर आंसर फाइनली। यहाँ क्या अपन ने किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया यहाँ से तक, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज मच मच लेस देन 1, ठीक है। इफ जो लिखा है वो डबल एफ वाला लिखा है, ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ x इज मच मच लेस देन 1।
ये यहाँ पे यूज किया आपने। चलिए नेक्स्ट। If suddenly the gravitational force of attraction between the Earth and the satellite revolving around it becomes zero, then the satellite will, बताइए। Second option. सेकंड ऑप्शन, ठीक बात है। वह कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ऑर्बिट विद द सेम स्पीड। ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकती क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच का जीरो हो चुका है तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स अभी आपको ये देने वाला है नहीं, दिस बिकम्स जीरो, दिस बिकम्स जीरो। तो ऑर्बिट में तो घूम नहीं पाएगी, बिकम्स स्टेशनरी इन इट्स ऑर्बिट। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये घूम रही थी तो उसके पास एक वेलोसिटी थी, अभी अचानक से जीरो हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सडनली जीरो, तो वेलोसिटी तो इसके पास थी, तो ये अब क्या करेगा, लगातार इसी वेलोसिटी से आगे चलता रहेगा। इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देने वाला कोई फोर्स नहीं बचा। सो यस, ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, मूव टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से सीधी निकल जाएगी। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या आंसर आया? Yes, sir. क्या बोला है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ's surface is this, and to the surface of the Mars is this. A 60 kg passenger goes from the Earth to Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Okay. Neglect all other objects in the sky. Which part of the figure best represents the weight, net gravitational force of the passenger as a function of time? हाँ जी, बताइए। क्या आंसर आना चाहिए? Sir, third option. थर्ड ऑप्शन, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है दीपांशु। थर्ड ऑप्शन इसलिए क्योंकि देखो, पहली बात अपन तो जानते हैं कि इधर अगर अर्थ है, यहाँ अगर मार्स है, और ये जो बंदा है एम के जी का, वो इस तरफ जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका एक्सेलरेशन की वजह से इस पे कोई सूडो फोर्स वगैरह की बात नहीं करनी है अपने को, सीधा सीधा ही चल रहा है। तो जो भी फोर्स होगा वो सिर्फ अर्थ की वजह से होगा और मार्स की वजह से होगा। ऐसे दो फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जब ये अर्थ के एकदम पास है, अर्थ के एकदम पास है, सरफेस पे है, तो उसका वेट अर्थ के हिसाब से होगा। यहाँ पे दे रखा है आपको 10 अर्थ की ग्रेविटेशन, तो 600 हो जाएगा क्योंकि मास 60 दे रखा है, तो 600। तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक बात है, सारे ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सारे ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहे हैं क्योंकि जब ये मार्स पे पहुंच जाएगा तो 4 वहां का जी है, उसके हिसाब से 16 टू 4 240 के हिसाब से ये यहाँ पे कहीं बीच में आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया बाकी ग्राफ्स देखें, तो एक ग्राफ तो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स का वेरिएशन चलेगा, जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा है और उस पे इधर लग रहा है, क्या ये लीनियरली वेरी करेगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है बाय आर स्क्वायर से, तो ये लीनियरली वेरी नहीं करेगा। तो जब लीनियरली वेरी नहीं कर रहा तो ये ए ऑप्शन तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। जो भी ऑप्शन होंगे वो बी, सी और डी वाले होंगे। अब देखो, वेट की बात है यहाँ पे, इसका जो वेट है ये वेट किस वजह से होगा? जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पे वेट दिखा रहा है। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें
तो पहले जब अर्थ के पास था फोर्स इस डायरेक्शन में था, नेट फोर्स। जैसे जैसे ये मार्स के पास जाएगा, फोर्स एक पोजीशन ऐसी आएगी जब फोर्स 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, जितना फोर्स अर्थ लगा रही है उतना ही फोर्स मार्स लगाएगा। इसका जो नेट वेट होगा, नेट फोर्स इस पे जो होने वाला है वो हो जाएगा 0। तो एक पोजीशन ऐसी आनी चाहिए जब इसका नेट फोर्स या नेट वेट 0 हो जाए। तो ऐसा कौन सी आ रही है, पोजीशन सी। ऐसी दो पोजीशंस नहीं हो सकती जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ऐसा कोई दो पोजीशन नहीं है, क्योंकि इन दो का ही फोर्स है, डिस्टेंस के साथ फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही पोजीशन ऐसी मिलेगी जहां पे फोर्स 0 हो पाएगा। सो यस, ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी। ये आपका आंसर आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक भी पोजीशन ना मिले जहां 0 हो जाए, दोनों तरफ बराबर कहीं ना कहीं वो बराबर हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, four equal masses, each of mass m, placed at the corners of a square of side A. The escape velocity of a body from the center O of the square is. क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे सॉल्व 2 करोगे? minutes and एनर्जी इक्वल बस पोटेंशियल एनर्जी बताओ, उसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर सही देना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। second option. सेकंड ऑप्शन दीपांशु तो कह रहा है, बाकी लोग? मेरा भी सेकंड ऑप्शन ही आया। ठीक है, श्रेय भी सेकंड, मून? स्क्वायर बना रखा है यहाँ पे एक, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक प्रोजेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कब होती है। एस्केप वेलोसिटी मतलब जब इसकी नेट एनर्जी 0 हो जाए। इतनी वेलोसिटी से आप फेंकिए कि उसकी नेट जो एनर्जी है वो 0 हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिला के। तो एस्केप वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है कि टोटल एनर्जी को 0 कर दीजिए। Solving, sir. Yes. ठीक है, सो अपने को बेसिकली चाहिए कि इन चारों की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो निकाल लेते हैं। तो 4 टाइम्स माइनस जी एम एम बाय आर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर आर देखें तो आर कितना हो जाएगा, ये ए बाई रूट टू, दिस इज आर। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में सेंटर से एक कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है ए बाई रूट टू। तो ऐसे आ जाएगा -4 GMM बाई ए बाई रूट टू। तो ये आ गया रूट टू पर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी। एम से एम कैंसिल, 2 इधर आया तो -8। अच्छा सॉरी, इसको अपने को प्लस करके 0 करना है, क्योंकि टोटल 0 करनी है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, यानी दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए। सो ये हो जाएगा 8 रूट टू जी एम बाई ए का रूट, दिस इज वेलोसिटी। सो यस, आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आपका ग्रेविटेशन का पूरा जो रिवीजन है वो खत्म होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, आप बोलो तो। ठीक है, एटम्स वाले पोर्शन से शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो एटम से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो रिवीजन वाली पीडीएफ भेजी है उसमें एटम्स वाला आप पढ़ लीजिए, और उस पे बेस्ड पे अपन क्वेश्चन फिर कल करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए Yes, अपना। sir. बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।